रात का काला सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। एक तांत्रिक जंगल में लकड़ियां जलाए बैठा मंत्र पढ़ रहा था। हवा में रहस्यमयी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। तभी एक घुड़सवार वहां आता है। उसके चेहरे पर नकाब था। घुड़सवार घोड़े से उतरता है और तांत्रिक के सामने बैठकर नकाब हटाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम विशाल है और मैं एक मूर्तिकार हूँ। मूर्तिकार? तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम? ये स्थान तो काले जादू का केंद्र है। देखिए, मुझे बड़ी मुश्किल से आपका पता चला और इस जंगल की सीमा तक पहुंचने के लिए अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। देखिए, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ जादुई और चमत्कारी शक्तियां हैं। हाँ, तुमने सही सुना। बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? अब देखिए, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं किसी भी मूर्ति को जीवित कर सकूं और उससे मनचाहा काम करवा सकूं। हाँ। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद है केशव नगर के राजा सूरज सिंह की तबाही। ये सुनकर तांत्रिक की आंखों में क्रोध छलकने लगता है। वो गुस्से में विशाल की ओर देखता है। मैंने तांत्रिक का चोला केवल उसी राजा सूरज सिंह की वजह से ओढ़ा है, वरना मेरा असली नाम जादूगर तमाश है। जादूगर तमाश? हाँ, कुछ वर्षों पहले मैं केशव नगर में अपने काले करतबों से शक्ति हासिल कर रहा था। तभी राजा सूरज सिंह ने मुझे धक्के देकर और अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। ओह, मुझे इसकी वजह मालूम है। तुम केशव नगर के लोगों की बलि चढ़ा रहे थे, है ना? और यही बात राजा सूरज सिंह को पसंद नहीं आई। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं बलि चढ़ा रहा था क्योंकि मैं अमरत्व की शक्ति हासिल करना चाहता था। अगर सूरज सिंह ने मुझे कुछ और समय दिया होता तो मैं अमर होने के करीब था, लेकिन अब मैं अमरत्व जरूर हासिल करूंगा। हाँ, तो फिर इसका मतलब मैं सही जगह पर आया हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जादुई शक्तियां दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? तुम्हें राजा सूरज सिंह और उसके परिवार को तबाह करना होगा ताकि मैं दोबारा केशव नगर जाकर अपनी अधूरी साधना पूरी कर सकूं। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। याद रखना, मैं तुम्हें जो शक्तियां दूंगा उनसे तुम कहीं भी छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ सकता हूँ, समझ गए? तांत्रिक तमस की आंखों से रोशनी निकलने लगती है और वो विशाल पर पड़ती है। मुझे शक्ति का एहसास हो रहा है। हाँ, तो अब तुम जिस मूर्ति को बनाओगे उसमें जान डाल सकोगे और उसे मनचाहा काम करवा सकोगे, समझ गए? विशाल उठकर खड़ा होता है और घोड़े पर बैठकर जंगल की गहराइयों में खो जाता है। केशव नगर के एक छोटे से घर में सुमित्रा नाम की एक औरत चारपाई पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, मानो वर्षों का दर्द दिल में समाया हो। माँ, तुम फिर रो रही हो? क्या हुआ? बेटा, तू तो जानती है, जब भी सुबह आंखें खोलती हूँ तो वही भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने दौड़ने लगते हैं। सच कहूँ तो मैं सिर्फ तेरी वजह से ही जिंदा हूँ। माँ, मेरा पति और मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मारे गए और दूसरे का आज तक कुछ पता नहीं चला। जो होना था वो हो चुका माँ। तुमने वर्षों आंसू बहाए हैं, रोने से अब कोई फायदा नहीं। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हाँ, पर माँ, तुम ये सब छोड़ो। बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मैं महल जा रही हूँ। फिर से महल? आखिर तुम महल की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती मालिनी? क्यों माँ? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं महल में नौकरी क्यों करती हूँ।
देख, मेरी बात मान। जिस दिन राजा सूरज सिंह को पता चला कि महल में काम करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा की बेटी है, उस दिन शायद वो तुझे जान से मार देंगे और मुझे भी। माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मालिनी गुस्से में माँ की बात अनसुनी करके वहां से निकल जाती है। सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सा भय और चिंता साफ झलक रही थी। केशव नगर के राज दरबार में राजा सूरज सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बगल में रानी यामिनी गंभीर मुद्रा में बैठी है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ऐसा क्या खास है यामिनी? राजा सूरज सिंह चौंक कर यामिनी की ओर देखते हैं। यामिनी हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखती है। मुझे विश्वास है कि आपको याद होगा। राजा सूरज सिंह याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा राज दरबार में प्रवेश करती है। पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है। राजा सूरज सिंह मुस्कुराते हैं और चंद्रलेखा की ओर स्नेह से देखते हैं। ओह तो यही कारण है कि आज राजकुमारी का चेहरा इतना अलग लग रहा है। हमें क्षमा करना राजकुमारी, हम राजकाज में इतने व्यस्त हो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। चंद्रलेखा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहो, तुम अपने जन्मदिन पर क्या उपहार चाहती हो? राजकुमारी कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ जाती है और फिर धीरे से बोलती है। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर सारे नगरवासियों को दावत दी जाए और सभी मेरी सुंदरता को देखें, लेकिन मैं अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलूंगी। राजा सूरज सिंह चौंक जाते हैं और अपनी जगह से उठकर मनस्वी मुद्रा में मंत्री केहर सिंह की ओर देखते हैं। मंत्री जी, ये तो बड़ी विचित्र पहेली है। भला राजकुमारी चाहती हैं कि सारे नगरवासी उन्हें देखें, लेकिन वो स्वयं अपने कक्ष से बाहर नहीं आएंगी। अब भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? फिर कोई राजकुमारी को देखेगा कैसे? हैं? मंत्री केहर सिंह गहरी सोच में पड़ जाता है। राजन, ये आपकी पुत्री हैं। जाहिर है कि वो भी आपकी तरह ही बुद्धिमान है। मैं इस पहेली का हल निकालने में अवश्य ही असक्षम हूँ महाराज। राजा सूरज सिंह, रानी यामिनी और मंत्री केहर सिंह सभी राजकुमारी की इस पहेली को सुलझाने के लिए गहरी सोच में डूब जाते हैं। राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपने जन्मदिन पर एक रहस्यमयी पहेली खड़ी कर दी थी। तभी राज दरबार में द्वारपाल भीतर आता है और झुककर अभिवादन करता है। महाराज, एक सुंदर युवक आपसे मिलने की इच्छा रखता है। वो कहता है कि वो एक कलाकार है। कलाकार? वैसे तो हमें कलाकार अधिक पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है। आज हमारी पुत्री चंद्रलेखा का जन्मदिन है, इसीलिए किसी को हम दरवाजे से जाने नहीं देंगे। एक काम करो, उसे हमारे दरबार में लेकर आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर और रहस्यमय चमक से भरा युवक दरबार में प्रवेश करता है। वो विशाल था। उसकी आंखों में गहरा आत्मविश्वास और रहस्य झलक रहा था। कौन हो तुम और तुम्हारा परिचय क्या है? महाराज को मेरा प्रणाम। मैं एक मूर्तिकार हूँ महाराज। मेरी कला ऐसी है कि मेरी बनाई मूर्तियाँ जीवित इंसानों जैसी प्रतीत होती हैं महाराज। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। राजा सूरज सिंह की आंखों में भी आश्चर्य का भाव उभर आता है। ओह, क्या सच में तुम इतनी सुंदर और सजीव मूर्तियाँ बना सकते हो? जी महाराज, बिल्कुल। मैं झूठ नहीं बोलता। आप चाहें तो परख सकते हैं। तभी मंत्री केहर सिंह आगे आता है। महाराज, इस युवक के चेहरे पर बुद्धि और आत्मविश्वास तो झलक रहा है। महाराज, मेरी राय है कि इसे एक अवसर दिया जाए, लेकिन
पहले इससे राजकुमारी चंद्रलेखा की पहेली का उत्तर पूछिए महाराज। हाँ मंत्री, तुम्हारी बातों में सचमुच समझदारी है। तो कलाकार जी, हम तुम्हें एक शर्त पे मौका देंगे। पहले हमारी पहेली का उत्तर दो तुम। पूछिए महाराज। आज मेरी पुत्री चंद्रलेखा का जन्मदिन है। उसने इच्छा जाहिर की है कि समस्त प्रजा उसे देखने और उसका सौंदर्य निहारे, परंतु वो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगी। अब बताओ भला, ऐसा कैसे संभव होगा? बताओ। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। विशाल हल्का मुस्कुराता है और आत्मविश्वास के साथ उत्तर देता है। महाराज महाराज महाराज, ये तो बहुत आसान है। राजकुमारी चंद्रलेखा चाहती हैं कि उनके ही समान दिखने वाली सुंदर मूर्ति बनाई जाए और उसे नगर के मुख्य चौराहे पर स्थापित किया जाए। साथ ही नगरवासियों को भोज का आमंत्रण दिया जाए। इस प्रकार सभी प्रजा भोज का आनंद भी उठाएगी और राजकुमारी का सौंदर्य भी देख सकेगी। विशाल का उत्तर सुनकर राजा सूरज सिंह मुस्कुरा उठते हैं। अरे वाह 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 वाकई में तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हम तुम्हें अवसर देंगे, ठीक है। राजा सूरज सिंह अपने स्थान से उठकर मंत्री केहर सिंह को आदेश देते हैं। मंत्री, इस मूर्तिकार को महल के बगीचे में ले जाओ। हम देखना चाहते हैं कि ये कैसी मूर्तियां बनाता है। ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। चलिए। महल के बगीचे में विशाल अब राजा सूरज सिंह, मंत्री केहर सिंह और रानी यामिनी के सामने खड़ा था। तभी राजकुमार आदित्य वहां आ जाता है। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये एक मूर्तिकार है। इनका दावा है कि ये ऐसी मूर्तियां बनाता है जो जीवित इंसानों जैसी प्रतीत होती हैं। तो हम चाहते हैं कि ये तुम्हारी बहन चंद्रलेखा की सुंदर मूर्ति बनाए। राजकुमार आदित्य विशाल की ओर देखता है और उसकी कला को परखने की इच्छा उसके चेहरे पर झलकने लगती है। कुछ देर बाद राजकुमारी चंद्रलेखा भी वहां पहुंचती है। विशाल ने सभी के सामने चंद्रलेखा की प्रतिमा बनाना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद एक ऐसी प्रतिमा बनकर सामने आती है जो हूबहू चंद्रलेखा जैसी लग रही थी। उसे देख सबकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। ये तो सचमुच जीवंत लग रही है। हा, अविश्वसनीय, अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाला काम किया है तुमने। सच में कमाल कर दिखाया मूर्तिकार। विशाल की कला ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तुमने अपनी कला से हमें खुश कर दिया मूर्तिकार। आज से तुम महल में रोज आकर सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाया करोगे। और यही नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में हर कोने पर तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मूर्ति स्थापित हो, ताकि दूसरे राज्य और देश से आए हुए राजा हमारे राज्य के कल को देखकर हमारी ही तरह मंत्र मुग्ध हो जाएं और प्रशंसा किए बगैर ना रह सकें। ठीक है ना? राजा सूरज सिंह की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। चांदनी रात में बगीचे की हल्की रोशनी में राजकुमारी चंद्रलेखा टहल रही थी। तभी उसकी नजर अपनी बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी। वो धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ रही थी कि तभी पीछे से मंत्री केहर सिंह वहां आ पहुंचे। अरे, इतनी रात को आप जाग रही हैं राजकुमारी? इतनी रात में बगीचे में क्या कर रही हैं आप? क्या बात है? मंत्री जी, कुछ समय पहले मैंने विशाल से अपनी ही तरह दिखने वाली एक सुंदर प्रतिमा बनवाई थी। मैंने सोचा था कि उसे अपने कक्ष में रखवाऊंगी, लेकिन भूल गई। आज चांदनी रात में उसे देखने का मन हुआ, सो चली आई। चंद्रलेखा मूर्ति के करीब पहुंचने लगी और मंत्री केहर सिंह भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चांदनी रात में मूर्ति की चमक कुछ अलग ही नजर आ रही थी। राजकुमारी, रात के समय यहाँ अकेले आना सुरक्षित नहीं है।
ये मूर्ति। लेकिन इससे पहले कि मंत्री केहर सिंह कुछ और कह पाते, एक अद्भुत और भयानक घटना घटित हो गई। राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति अचानक हिलने लगी और देखते ही देखते उसमें एक भयानक रूप समा गया। मूर्ति की आंखों में रहस्यमयी चमक आ गई और वो जीवित हो उठी। ये क्या हो रहा है? अब तुम्हारा अंत निकट है चंद्रलेखा। मंत्री केहर सिंह का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मूर्ति ने चंद्रलेखा को पकड़ लिया। मंत्री जी, बचाइए, बचाइए मंत्री जी। मगर अगले ही पल वो मूर्ति अब राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। चंद्रलेखा की गर्दन से खून पीने लगी। राजकुमारी चंद्रलेखा की चीखें महल की दीवारों से टकराने लगी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसी माया है? राजकुमारी! कुछ ही क्षणों में चंद्रलेखा का शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन ये भयावह घटना यही नहीं रुकी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगले ही पल बगीचे में लगी सभी मूर्तियां एक एक करके जीवित होने लगी। उनके चेहरे पर राक्षसी मुस्कान थी। मंत्री केहर सिंह ये दृश्य देखकर कांपने लगे। ये क्या हो गया? हाँ, महाराज को बताना होगा। ये महल में कोई भारी विपदा आने वाली है। महाराज! मंत्री केहर सिंह किसी तरह खुद को संभालते हुए महल की ओर दौड़ पड़े। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर डर से कांप रहा था। उन्होंने देखा कि बगीचे में हर तरफ जीवित मूर्तियों का तांडव शुरू हो चुका था। महल में हंगामा मच गया। हर कोई ये सोचकर भयभीत था कि आखिर ये मूर्तियां जीवित कैसे गईं और इस विनाश की जड़ में कौन है। राजा सूरज सिंह और रानी यामिनी मंत्री केहर सिंह के साथ भागते हुए महल के बाहर निकलते हैं। वहाँ चंद्रलेखा का शव पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था और सैनिक स्तब्ध खड़े थे। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ महाराज? कौन है जिसने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया? महाराज, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। चंद्रलेखा की मूर्ति जीवित हो उठी और उसने राजकुमारी का। पिताजी, मैंने तभी कहा था कि मुझे उस विशाल पर शक है। अरे उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। वो कोई साधारण मूर्तिकार नहीं था। महाराज, वो मूर्तियां जिन्होंने महल के कोने कोने में तबाही मचाई, सभी मूर्तियां जीवित होकर सैनिकों को मारकर महल से बाहर निकल गई हैं महाराज। पूरा राज्य संकट में है महाराज, संकट में है। अरे अब सहन नहीं होगा। मैं उस मूर्तिकार को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सूरज सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उनके मन में विशाल के प्रति अविश्वास और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अगली सुबह राजा सूरज सिंह अपने दरबार में मंत्री केहर सिंह के साथ बैठे थे। दरबार में चिंता और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक सैनिक दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, जो मूर्तियां आपने राज्य भर में लगवाई थी, वो रात भर में राज्य में हाहाकार मचा रही हैं। आपकी प्रजा को भारी नुकसान पहुंचा दिया है और अब वो मूर्तियां कहीं गायब हो गई हैं महाराज। केहर सिंह, जाओ, तुरंत राजगुरु को बुलवाओ। अब केवल वो ही इस संकट का समाधान बता सकते हैं। जाओ। जो आज्ञा महाराज। मालिनी अपने घर में बेचैनी से बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी उसकी माँ सुमित्रा वहाँ आती है। मालिनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं? महल में जो मूर्तिकार आया था, उसकी बनाई हुई मूर्तियां जीवित हो उठीं और उन्होंने राजकुमारी चंद्रलेखा को मार डाला। क्या? चंद्रलेखा? हाँ, लेकिन माँ,
मुझे वो मूर्तिकार कहीं ना कहीं जाना पहचाना लग रहा था। उसकी मूर्तियां बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिता बनाया करते थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इधर राजगुरु दरबार में प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा गंभीर और विचारशील था। महाराज, मैं अभी चमत्कारी शक्तियों से पता लगाता हूँ कि ये सब किसका काम है। राजगुरु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद उन्हें खोला। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता का भाव था। हाँ महाराज, मैं आपके महल में एक भयावह शक्ति की उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ। कैसी शक्ति राजगुरु? ये शक्ति जादूगर तामस की काली शक्तियों की शक्ति है। हाँ, जादूगर तामस? हाँ महाराज, मैं दावे से कह सकता हूँ वही इन सब का कारण है। उसने ही उस मूर्तिकार को अपनी काली शक्तियां दी। हो, तो अभी कहाँ है वो? वो इस समय जंगल की गहराइयों में एक तालाब के किनारे तंत्र साधना कर रहा है। उसे तुरंत गिरफ्तार करवाइए महाराज। और हाँ महाराज, आपके महल में मालिनी नाम की एक लड़की है। वो केवल सफाई का काम नहीं करती बल्कि आपके परिवार की जासूसी भी करती है। मालिनी? लेकिन वो तो महल में वर्षों से सेवा कर रही है। शायद ये सब एक षड्यंत्र है राजकुमार, और आपको सतर्क रहना होगा। कहर सिंह, तुरंत जादूगर तामस को गिरफ्तार करवाओ और मालिनी को भी पकड़ कर लाओ। राज दरबार में तनाव का माहौल है, जल्दी करो। राज दरबार में तनाव का माहौल था। कुछ देर बाद जादूगर तमस को सैनिकों ने पकड़कर दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। राजा सूरज सिंह के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ छलकने लगी। तामस, सच सच बता, क्या तूने ही उस मूर्तिकार को मूर्तियों को जीवित करने की शक्ति दी थी? बता। हाँ, मैंने ही उसे वो शक्ति दी थी। तूने मुझे अपमानित करके राज्य से निकाला था। मेरा बदला लेना जरूरी था। तेरी वजह से मेरी पुत्री मारी गई और मेरे राज्य में तबाही मची। अब तुझे उसका दंड मिलेगा। महाराज, इसे तुरंत मृत्यु दंड दीजिए। जब तक ये जीवित रहेगा मूर्तियों की शैतानी शक्ति समाप्त नहीं होगी। तुरंत। सैनिकों, इस दुष्ट को अभी खत्म करो, अभी। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक ने जादूगर तमस को वहीं समाप्त कर दिया। तभी सैनिक मालिनी और सुमित्रा को बंदी बनाकर दरबार में लाते हैं। तो अब समझ में आया, ये सारा खेल तुम दोनों का रचा हुआ था। मैंने बरसों पहले जो गलती की थी, आज उसकी कीमत मेरी पुत्री ने चुकाई है। तभी विशाल दरबार में प्रवेश करता है। कौन है तू और तूने ऐसा क्यों किया? मैं सुमित्रा का बेटा और मालिनी का भाई हूँ। ये सुनकर सुमित्रा और मालिनी चौंक जाती हैं। क्या? विशाल? हाँ, वर्षों पहले मैं महल से भाग गया था, लेकिन बच गया। ये सुनकर राजगुरु भी चौंक जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। सच्चाई तुम बताओगे या मैं बताऊं? राजा सूरज सिंह हक्के बक्के रह जाते हैं। रानी यामिनी भी हैरानी में पड़ जाती हैं। पिताजी, आखिरकार ये सब कुछ क्या है? दरअसल राजा सूरज सिंह इस केशव नगर राज्य के असली राजा नहीं हैं, बल्कि उन्होंने मेरे पिता राजा भैरव की हत्या करके सत्ता हथियाई थी। मेरे पिता इस केशव नगर के राजा थे और उन्हें मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था। मैंने उन्हीं से मूर्तियां बनाना सीखा था। सब दरबार में चुपचाप सुन रहे थे। एक रात राजा भैरव मंत्री कहर सिंह के साथ मेरे पिता के कक्ष में पहुंचा। मेरे पिता उस समय मेरी छोटी बहन राजकुमारी रुक्मणी की मूर्ति बना रहे थे। वो उसे जन्मदिन पर भेंट करना चाहते थे। विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा सूरज सिंह ने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी छोटी बहन की भी हत्या कर दी। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। मुझे पहचान नहीं पाए न राजा सूरज सिंह,
मैं सुमित्रा का बेटा और मालिनी का भाई विशाल हूँ, विशाल। सुमित्रा और मालिनी चौंक जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। विशाल, तू जिंदा है? हाँ माँ, सालों पहले जब मैंने देखा कि राजा सूरज सिंह ने पिताजी और मेरी छोटी बहन रुक्मणी की हत्या कर दी, तो आप ही ने मुझे वहां से भाग जाने को कहा था और मैं बच गया। भैया, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? जंगलों में भटकता रहा। एक व्यापारी के कारवां ने मुझे बचाया और मैं बड़ा होकर एक दिन अपने पिता का बदला लेने के लिए वापस लौटा हूँ। ये सुनकर राजगुरु भी चौंक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। विशाल अब राजा सूरज सिंह की ओर देखता है। उसकी आंखों में आक्रोश था। राजा सूरज सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रानी यामिनी भी हैरान हो जाती हैं। ये सब क्या है? पिताजी, क्या ये सच है? महाराज, क्या ये सच है? आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा था कि महाराज भैरव अपने परिवार को लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गए और आपको राज्य की बागडोर सौंप दी गई थी। राजा सूरज सिंह की जुबान बंद हो जाती है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। पिताजी, 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 आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। आपकी वजह से मेरी बहन समय से पहले ही दुनिया को छोड़ गई। राजकुमार आदित्य सैनिकों की ओर देखता है। सैनिकों, राजा सूरज सिंह और मंत्री कहर सिंह को गिरफ्तार कर लो इसी समय। सैनिकों ने तुरंत राजा सूरज सिंह और मंत्री कहर सिंह को घेर लिया। हमें माफ कर दो, हमें इस षड्यंत्र का कुछ भी पता नहीं था। विशाल की आंखों में करुणा के भाव थे। विशाल, अब इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार है। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है आदित्य। मुझे खुशी है कि तुम अपने पिता की तरह नहीं हो। तुम्हारी बहन को मारना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। अगले दिन राजकुमार आदित्य रानी यामिनी को लेकर महल से दूर चला जाता है। विशाल को केशव नगर का नया राजा घोषित किया जाता है। वो अपनी माँ सुमित्रा और बहन मालिनी के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगता है। अब इस राज्य में शांति और न्याय का युग लौटेगा। तुम्हें आशीर्वाद है। राजा सूरज सिंह और मंत्री कहर सिंह को जीवन भर कारागार में डाल दिया जाता है और केशव नगर में फिर से खुशहाली लौट आती है।